हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के कराची में चीनी नागरिक की हत्या। जी हां दोस्तों, क्लिनिक में मरीज बनकर आया और की अंधाधुंध फायरिंग। बताएंगे दोस्तों, चीन ने पहले ही पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी जब पहले चीनी नागरिक मरे थे पाकिस्तान में दोस्तों, और ऐसे में फिर एक बार चीनी नागरिक की हत्या को लेकर दोस्तों बताएंगे। अब पाकिस्तान की हालत ढीली पड़ती नजर आ रही है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर नापाक साजिश का बहुत बड़ा खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे से पहले पुंछ में 4 किलो आईईडी पकड़ी गई है दोस्तों। राजौरी में 4 को प्रस्तावित है रैली, बहुत बड़ी खबर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पुतिन के फरमान से मची खलबली, कार, साइकिल और पैदल ही सैकड़ों मील दूर इन देशों में भाग रहे हैं रूसी नागरिक। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां राशन कार्ड धारकों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी और रेलवे से जुड़ी भी बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है दोस्तों। आज भारत की विदेश नीति मोदी जी की वजह से नंबर 1 हुई है और सबसे बेस्ट हुई है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने देश के नए सीडीएस। जी हाँ दोस्तों, रावत जी के निधन के बाद से खाली था ये पद। बता दें, सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है दोस्तों। जनरल बिपिन रावत जी के निधन के बाद अब इस पद पर बैठने वाले वो दूसरे व्यक्ति हैं। सेना में 40 साल सेवा देने के बाद अनिल चौहान पिछले साल ही रिटायर हुए थे। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद के सफाई को लेकर उन्होंने अपने सेवा काल में बेहतरीन काम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था दोस्तों। साल 1981 में उन्होंने भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया था और वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एल्यूमनी रहे हैं दोस्तों। सेना में 40 साल के सेवा काल के दौरान जब वो मेजर जनरल रैंक पर थे, तब उन्होंने नॉर्दर्न कमान के बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन को संभाला था। बाद में जब वो लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड बने तो पूर्वोत्तर में एक कॉर्प को लीड किया। बाद में वो ईस्टर्न कमान को के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2019 में ये पद अपनाने के बाद जब वो पिछले साल मई 2021 में रिटायर हुए, इसी पद पर बने रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आतंकवाद के सफाए में ये हमेशा से एक्सपर्ट रह चुके हैं दोस्तों। एक से एक आतंकवाद का सफाया इन्होंने किया है अपने कार्यकाल में। ऐसे में दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को दूसरे नए सीडीएस बनने के लिए कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें 9 महीने पद खाली के बाद इस पद पर किसी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। ऐसे में आपका इनको कांग्रेचुलेट करना तो बनता ही। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान के कराची में चीनी नागरिक की हत्या, क्लिनिक में मरीज बनकर आया और कर दी अंधाधुंध फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, साथ में डेंटिस्ट और उसकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची शहर में एक क्लिनिक के अंदर घुसकर अज्ञात हमलावरों में फायरिंग कर दी दोस्तों। इस वारदात में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कराची में बुधवार को एक डेंटल क्लिनिक में ये वारदात हुई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में 3 विदेशी नागरिक जख्मी हो गए। तीनों की पहचान रानिल, रायमंड, मार्गेट और रिचर्ड के रूप में हुई है दोस्तों। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक रानिल रायमंड की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, हमले में चीनी डेंटिस्ट और उसकी पत्नी घायल हुए हैं, तो वहीं क्लिनिक सहायक की इस हमले में मौत हो गई है। और इससे पहले अप्रैल में कराची विश्वविद्यालय के बाहर आत्मघाती हमले में 3 चीनी नागरिक मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि मरीज बनकर क्लिनिक में घुसा था हमलावर। जी हाँ, पुलिस ने बताया कि हमलावर मरीज बनकर क्लिनिक में दाखिल हुआ था। अखबार ने डॉक्टर के हवाले से कहा है कि उनके पेट में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी दोस्तों, चेताया था कि हमारे चीनी नागरिकों को हर तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, तभी हम पाकिस्तान के साथ हर प्रोजेक्ट में खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों फिर एक बार जिस प्रकार से चीनी नागरिक की मौत हुई है दोस्तों, अब ऐसे में चीन का बयान आना बाकी है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि चीन अब पाकिस्तान पर किस प्रकार से पेश आता है। दोस्तों आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। क्या पाकिस्तान और चीन के रिश्ते खराब होने वाले हैं दोस्तों? क्या पाकिस्तान
में अब चीनी नागरिकों को ही टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों, क्या उसी पर वो आतंकवाद महंगा पड़ता नजर आ रहा है दोस्तों? आपको इन सब में क्या लगता है बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का बहुत बड़ा खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे से पहले पुंछ में 4 किलो आईईडी पकड़ी गई दोस्तों। राजौरी में 4 को प्रस्तावित है रैली। बता दें नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सटे राजौरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के 4 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के बीच पुंछ जिले में एक महिला से 4 किलो आईईडी पकड़ी गई है दोस्तों। बैग में रखी आईईडी महिला ने किसी शख्स को सौंपनी थी। एसओजी के इनपुट पर आईईडी बरामद कर ली गई है दोस्तों। महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पुलिस आला अफसर पिछले कई दिन से राजौरी में कैंप कर रहे हैं दोस्तों। राजौरी से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, इसी बीच बुधवार को पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बोले तो एसओजी को खुफिया इनपुट मिली दोस्तों। पुंछ नगर के बीचों बीच स्थित परेड पार्क में सुरक्षा बलों ने एक महिला को बैग के साथ पकड़ा और बैग की तलाशी लेने पर आईईडी बरामद कर ली गई। जी हां दोस्तों, आईईडी कहां से आई और कहां ले जाई जा रही थी, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। गृह मंत्री के दौरे से पूर्व शक्तिशाली विस्फोटक पकड़े जाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश मानी जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको भी अगर यही लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमला दोस्तों होने वाला था और बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पुतिन के फरमान से मची खलबली, कार, साइकिल और कुछ ना मिला तो पैदल ही सड़कों मील दूर इन देशों में भाग रहे हैं रूसी नागरिक। बता दें मास्को से रूस की जॉर्जिया के साथ दक्षिणी सीमा तक ड्राइव करने में वेस्लेवोद को 4 दिन लगे। उन्हें एक जगह अपनी कार छोड़नी पड़ी और पैदल ही जाना पड़ा। मंगलवार को उन्होंने आखिरकार अपनी 1800 किलोमीटर बोले तो 1100 मील की यात्रा पूरी की और यूक्रेन में रशिया के युद्ध में लड़ने के लिए बुलाए जाने से बचने के लिए सीमा पार कर ली गई। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि 26 साल की उम्र में मैं एक ताबूत में घर नहीं जाना चाहता या किसी के खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। एक ऐसे शख्स के लिए जो अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। उन्होंने अपने आखिरी नाम का इस्तेमाल नहीं करने को कहा क्योंकि उन्हें आशंका है कि रूस उनसे बदला ले सकता है। जी हां दोस्तों, वेस्वोलोद उन 1,94,000 से अधिक रूसी नागरिकों में से एक है जो पड़ोसी देश फिनलैंड, जॉर्जिया और कजाकिस्तान भाग गए हैं दोस्तों। अधिकतर लोग कार, साइकिल या पैदल ही दूसरे देशों में भाग गए हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में अब आप समझ पा रहे होंगे जिस प्रकार से रशिया के नागरिक लगातार दोस्तों देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों और हर संभव प्रयास कर रहे हैं रशिया को छोड़ने का। ऐसे में रशिया की क्या स्थिति है दोस्तों, आप इन खबरों से ही पता लगा पाएंगे। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत ने पीएफआई को किया बैन तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पहले सपोर्ट में किया ट्वीट, फिर कर दिया डिलीट। बता दें कनाडा के वैंकूवर स्थित पाकिस्तान काउंसुलेट की तरफ से बुधवार को भारत सरकार के एक और फैसले पर प्रतिक्रिया दी गई। भारत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए 1967 के तहत बैन कर दिया है दोस्तों। भारत सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान काउंसुलेट की तरफ से साइलेंट रिएक्शन दिया गया है। आधिकारिक तौर पर तो काउंसुलेट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने पीएफआई के उस ट्वीट पर जवाब दिया है जो इस फैसले के विरोध में था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ट्वीट में संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को टैग किया गया है। जी हां दोस्तों, पीएफआई ने बैन के बाद ट्वीट किया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। पीएफआई ने इसके साथ ही से संगठन को निशाना बनाने वाला सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया। इसके बाद काउंसुलेट की तरफ से इस ट्वीट को के रिप्लाई के तौर पर अमेरिका के अटॉर्नी केन रॉथ जो मानवाधिकार कार्य करता है उन्हें भी टैग किया गया था दोस्तों। इसके अलावा यूएन के मानवाधिकार आयोग से लेकर यूरोपियन यूनियन और एमनेस्टी तक को टैग किया गया था। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। और इस रिप्लाई को थोड़ी ही देर बाद अपने ट्विटर हैंडल से काउंसुलेट ने हटा दिया। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये से साफ झलकता है कि भारत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ही माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों और सक्सेस ना होने पर ट्वीट को डिलीट कर दे रहा है। एक और खबर की बात करें, जहां पर क्या रशिया ने फ्रॉगमैन भेज बाल्टिक सागर में कराया गैस लीक, यूरोप ने लगाए गंभीर आरोप। बता दे बाल्टिक सागर में गैस लीक मामले में रशिया द्वारा हमले की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अंडर वाटर समुद्री सेना ने इस हमले को अंजाम दिया है। कहा जा रहा
है कि रशिया ने यह हमला यूरोप के साथ एनर्जी वार को जारी रखने के लिए कराया है। दावे किए जा रहे हैं कि हमले के पीछे तथाकथित फ्रॉगमैन एक रूसी विशेष कमांडो का हाथ हो सकता है और ये कमांडो रूसी नौसेना और पुतिन के जासूसों GRU दोनों के लिए काम करते हैं और माना जाता है कि इसी कमांडो का 2018 के सोलिसबरी पॉइजनिंग में भी हाथ था। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें जहां पर UNHRC में भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को तगड़े तरीके से घेरा है। दोस्तों, कहा ऐसे देश से मानवाधिकारों पर सबक लेने की जरूरत नहीं। जी हाँ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए भारत ने कहा कि दुनिया के ऐसे देश से लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर सबक लेने की जरूरत नहीं है जिसका आतंकवाद के वैश्वीकरण में अद्वितीय योगदान है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के 51वें सत्र में सामान्य बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव सीमा पुजारी ने कहा कि यह विडंबना है कि पाकिस्तान जिसकी नींव सांप्रदायिक विचारधाराओं पर रखी गई थी वो सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता की बात करती है। जी हाँ, सीमा पुजारी ने कहा कि दुनिया के ऐसे देश से लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर सबक लेने की जरूरत नहीं है जिसका आतंकवाद के वैश्वीकरण में योगदान अद्वितीय है। पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयान के जवाब में भारतीय राजनयिक ने कहा कि ये शुद्धतावाद के जुनून में पाकिस्तान ने शिया, अहमदिया, इस्माइली और हजारा सहित अपने खुद के अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया है। रोजाना सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की जहां कमला हैरिस की यात्रा से पहले उत्तर कोरिया की बहुत बड़ी धमकी, जापान सागर में दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। बता दें, उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर 2 संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। उत्तर कोरियाई सेना ने खतरनाक मिसाइलों की ये लॉन्चिंग अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की दक्षिण कोरिया की यात्रा से कुछ दिनों पहले की है। टेस्टिंग की जापान PM ऑफिस, जापानी कोस्ट गार्ड और साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने पुष्टि की है। दोस्तों, जिन मिसाइलों को लॉन्च किया गया है वो शॉर्ट रेंज मिसाइलें थी जो राजधानी प्योंगयांग से पूर्वी तट की ओर दागी गई थी। उत्तर कोरिया ने इस साल रिकॉर्ड खतरनाक हथियारों की टेस्टिंग की है। जी हाँ दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इस साल 32वीं बार उत्तर कोरिया ने इस तरह के खतरनाक हथियारों की सफलता पूर्वक टेस्टिंग को अंजाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की जहां पर 1 महीने में ही कर दिया यूनाइटेड किंगडम का बेड़ा गर्क, लिज ट्रस के फैसलों से तबाही तक पहुंची ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, लिज ट्रस ने जब प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी घोषणाएं शुरू की थी उस वक्त ऋषि सुनक ने उन्हें चेतावनी दी थी और कहा था कि भले ही वो हार जाएं लेकिन वो लिज ट्रस जैसी घोषणाएं नहीं करेंगे क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन खुद को इकोनॉमिक्स का चैंपियन समझने वाली लिज ट्रस ने वादों की झड़ी लगा दी और प्रधानमंत्री का चुनाव भी जीत लिया। लेकिन अभी लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बने हुए 1 महीने का भी वक्त नहीं हुआ है लेकिन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत बीच समुद्र में फंसे नाव की तरह हो चुकी है जो कभी भी डूब सकती है। लिज ट्रस ने अपने चुनावी वादे फ्री मार्केट एजेंडा का पूरा कर लिया है जिसकी वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ उनकी सरकार भी डूब सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है इस चीज को लेकर काफी चिंता में है। दोस्तों, फ्री मार्केट एजेंडा लागू करने के सिर्फ 4 दिनों के बाद ही लिज ट्रस ने टैक्स में कटौती और बाजार को डीरेगुलेट करके पूरी दुनिया के वित्त बाजार को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान में अब इमरान खान का ऑडियो हुआ लीक, सत्ता से हटाने के लिए विदेशी साजिश को जिम्मेदार ठहराने की कर रहे थे प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहावत अब पाकिस्तान में सच साबित होती दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हाई प्रोफाइल लोगों के ऑडियो लीक हो रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक ऑडियो लीक हुआ था, अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा एक ऑडियो लीक हुआ है दोस्तों। इस ऑडियो क्लिप के मुताबिक इमरान खान इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि विदेशी साजिश के मुद्दे को आगे कैसे बढ़ाना है। ऑडियो क्लिप में इमरान खान ने कथित तौर पर अपने तत्कालीन प्रधान सचिव आजम खान को अमेरिका के एक संदेश यानी साइफर पर खेलने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो लीक में इमरान खान बात कर रहे हैं कि सत्ता जाने के लिए विदेशी हाथ को कैसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां IMF की चेतावनी से बांग्लादेश में बज उठी खतरे की घंटियां। बता दें, बांग्लादेश में भुगतान संतुलन का संकट खड़ा होने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की चेतावनी के बाद यहां खतरे की घंटी बज उठी है दोस्तों। IMF ने यह चेतावनी बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार आती गिरावट
को देखते हुए दी है। इस साल के आरंभ में बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार 45.5 बिलियन डॉलर के बराबर था, लेकिन अब ये 38.91 बिलियन डॉलर ही रह गया है। दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने कच्चे तेल के आयात में बढ़ते घाटे को देखते हुए हाल में देश के अंदर पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी की है और उसकी वजह से देश में महंगाई में तेज उछाल आया है। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी अराफत नईम ने वेबसाइट NikkiAsia.com को बताया कि सब्जी और दालों की कीमत में 30 से 50% की वृद्धि हो गई है। व्यापारी कह रहे हैं कि अब उन्हें परिवहन पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, यहाँ तक कि चावल भी महंगा हो गया और ऐसे में आम लोग कैसे गुजारा करेंगे। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर, जहां चीन पिछड़ा अब वियतनाम बनेगा एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास का इंजन। जी हां, वियतनाम अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास का इंजन बनेगा। यह अनुमान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF की ताजा रिपोर्ट में लगाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके की सालाना आर्थिक वृद्धि दर गिरने का अनुमान है। जिन देशों की वृद्धि दर गिरेगी उनमें चीन भी है दोस्तों, जिससे अब तक एशिया में आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता रहा है। IMF ने आर्थिक भविष्यवाणी संबंधी अपनी ताजा रिपोर्ट मंगलवार को जारी की। उसमें चीन की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में भारी कटौती की गई है। जी हां दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां कोरोना टीकों के लिए भूटान नेपाल का UNGA में भारत को शुक्रिया कहा, इस पहले से टीकाकरण में सक्षम हो सके। जी हां दोस्तों, भूटान और नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोरोना टीकों की आपूर्ति में मूल्यवान समर्थन दिखाने के लिए भारत को शुक्रिया कहते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत की पहल के चलते हम अपनी आबादी के टीकाकरण में सक्षम हो सके। भूटान के विदेश मंत्री लयोम्पो टांडी दोरजी ने UNGA के उच्च स्तरीय 77वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह भूटान भी कोविड-19 के प्रभावों से नहीं बचा और न ही इससे प्रेरित व्यवधानों से अछूता रह पाया। दोरजी ने UNGA के अंतिम दिन आम बहस के दौरान कहा कि आज हमारी 90% से अधिक आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। जी हां दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से सिंगापुर में महंगा हुआ आटा, भोजनालयों पर बड़ा असर। जी हां दोस्तों, भारत में गेहूं निर्यात पर मई से प्रतिबंध लागू होने का असर सिंगापुर के भोजनालयों में दिखाई दे रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोटी पसंद करने वाले पंजाबी समुदाय को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सुपर मार्केट श्रृंखला फेयर प्राइस ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मांग बढ़ने के कारण गेहूं के आटे की आपूर्ति कम रही है। दोस्तों, भारत में गेहूं और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण ये स्थिति हो सकती है। द स्टेटस टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फेयर प्राइस के आपूर्तिकर्ता अब श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका से गेहूं का आटा मंगवा रहे हैं। दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने प्रधानमंत्री, प्रिंस खालिद बने रक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब की आधिकारिक समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी यानी SPA ने मंगलवार को शाही आदेश का हवाला देते हुए बताया है कि सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज की ओर से दिए गए कैबिनेट फेरबदल के आदेश के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब प्रधानमंत्री होंगे और उनके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान रक्षा मंत्री बनेंगे। जी हां दोस्तों, कैबिनेट फेरबदल में यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल बनयान को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के लिए F-16 की जरूरत है। भारत की आपत्ति पर अमेरिका ने अब सफाई दी है। जी हां, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों और उपकरणों के रखरखाव के नाम पर भारी भरकम पैकेज दिए जाने के अमेरिका के फैसले पर तंज कसा था। इसके एक दिन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सफाई देते हुए कहा है कि आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वॉशिंगटन DC में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से द्विपक्षीय वार्ता की थी, जहां भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को F-16 के रखरखाव के लिए पैकेज दिए जाने का मुद्दा उठाया। ब्लिंकन ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के उसके प्रयासों में मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर आर वेंकटरमणि बनाए गए नए अटॉर्नी जनरल 3 साल के लिए हुई नियुक्ति। बता दें, वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मौजूदा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जल्द खत्म हो रहा है। मुकुल रोहतगी ने भी हाल ही में यह पद लेने का सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद अब इस पद पर आर वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है।
है। उन्होंने 5 साल तक केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्य किया। केंद्र सरकार ने 67 वर्षीय मुकुल रोहतगी को फिर से अटॉर्नी जनरल बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्हें इसे स्वीकार के बदले अस्वीकार कर दिया। दोस्तों ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, आर वेंकटरमणि को कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा आप सभी। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर ममता सरकार को तगड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी दुआरे राशन योजना, बताया इसको गैर कानूनी। बता दे कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दुआरे राशन को गैर कानूनी करार दिया है। 1 साल पहले ममता बनर्जी ने इस योजना का उद्घाटन किया था, जिसके राशन कार्ड धारकों के घर पर ही राशन की डिलीवरी की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ममता सरकार का दावा था कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ लोगों को मिलेगा और घंटों तक राशन की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 11 सितंबर को ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक और बड़ी खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी कारोबारी गतिविधियां हटाई जाएं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की 4 दीवारी परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यवसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया है। न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि ताजमहल के पास सभी व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंध करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली समेत 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, सरकार ने बताया 10,000 करोड़ निवेश का प्लान। बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 बड़े फैसले लिए हैं, इसमें रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी शामिल है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी दी है कि 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इसके अतिरिक्त देश के 199 प्लेटफार्मों के कायाकल्प पर भी काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर राशन कार्ड धारकों के लिए आई खुशखबरी, मोदी सरकार ने फ्री राशन पर किया सबसे बड़ा ऐलान। बता दें राशन कार्ड धारकों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आई है। बुधवार को पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अब इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से दिसंबर तक फ्री राशन का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से योजना को कोविड काल के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था, बाद में मार्च 2022 में से 6 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया। दोस्तों अब सरकार ने एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक कर दिया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में इसके 6 महीने बढ़ाने की बात चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।